हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का माइंड मैप सेशन लेके आए हैं, जिसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट से लेके एंड तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लोग टच करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि जरूरी है सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करने के लिए, तो वो सब अपन देखने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है कुंदन माकड़ और चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। क्या क्या बातें करेंगे? सबसे पहले एपी, जीपी एंड एजीपी, इसके बारे में बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर चलेंगे अपन लोग। उसके बाद में कई सारे तरह की इनइक्वालिटी रहती है, जैसे एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हो गए, या फिर रूट मीन स्क्वायर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो गए, या कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो गए, वो सारे अपन इसके अंदर देखेंगे। देन सिग्मा नोटेशन वाले सवालों के ऊपर गौर फरमाएंगे। उसके बाद में मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जहां पे है ना डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एपी में हो या कॉमन डिफरेंस जीपी में हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच रहने वाली है वो देखेंगे। फिर स्प्लिटिंग टर्म है ना, स्प्लिटिंग टर्म वाले क्वेश्चंस के साथ हम लोग एंड करेंगे आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक सी बात है कि टीएन से हम nth टर्म को डिनोट करते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, जीपी, एचपी या कोई भी प्रोग्रेशन है उसको अपन टीएन से डिनोट करते हैं। एसएन इज द सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट रिश्ता रहता है ना। वो रिश्ता क्या रहता है कि सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स इज इक्वल टू दी nth टर्म, कि nth टर्म बराबर एसएन माइनस वन। तो अगर सम ऑफ एन टर्म्स पता है, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स पता है, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अपने को nth टर्म दिखाई देगा। सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। नाउ एपी क्या होता है? एपी के अंदर डिफरेंस ऑफ any two consecutive terms is constant, difference of two consecutive terms is same। ठीक है, उस प्रोग्रेशन को अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहां पे टर्म्स इस तरीके से दिखाई देगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, nth टर्म जो यहां पे होगी, क्योंकि देखो सेकंड टर्म में a प्लस डी आ रहा है, थर्ड टर्म के अंदर a प्लस 2d आ रहा है, तो nth टर्म के अंदर a प्लस n माइनस 1d आएगा। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है एपी की कि सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम आएगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट का सम रहेगा, वही थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम रहने वाला है। कोई भी एपी आप उठा के देख लो, उसके अंदर ये चीज तो सेम रहेगी। जैसे 1 से 10 तक नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 अप टू 10, ये भी एक एपी है ना। तो 1 और 10 का सम करो, या फिर 2 और 9 का सम कर लो, या फिर 3 और 8 का सम करो, इन सब का सम 11 ही देखने को मिल रहा है अपने को। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोगों ने निकाला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, कि एक एपी है अपने पास a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू दी लास्ट टर्म, जिसको हमने l से डिनोट किया है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आ गया a प्लस एल, वही सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम आएगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम आएगा, एंड सो ऑन। तो अगर ये n टर्म्स है ना, दो के पेयर की तरह देखो, यहां पे दो के पेयर की तरह देखो, तो एक पेयर का सम a प्लस एल आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का सम a प्लस एल, सेकेंड लास्ट का सम इज ऑल्सो a प्लस एल। तो अगर n टर्म्स है तो ऐसे कितने पेयर्स बन जाएंगे? ऐसे n/2 पेयर्स बन जाएंगे। तो उन n/2 पेयर्स का सम है ना, हर पेयर का सम a प्लस एल है, तो n/2 पेयर्स का सम टोटल इतना आ जाएगा। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां पे अगर अपन लास्ट टर्म की वैल्यू भी रख दे, लास्ट टर्म की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अपने पास मिल जाएगा कि n/2 इंटू a प्लस ए विच इज 2a, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। इसके पीछे का बस आइडिया भी ध्यान रखना कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन आया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज एपी की कि अगर मैं ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डिवाइड कर दूं बाय अ कांस्टेंट, एपी की हर टर्म में अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी दैट इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात। फिर एडिंग टर्म्स ऑफ टू एपीज प्रोड्यूसेस एन एपी। अगर मैं दो टर्म्स है ना, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उनकी टर्म्स को ऐड कर दिया तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें प्राप्त होती है। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ये एक सीरीज ले ली। दूसरी है कैपिटल A
कैपिटल ए प्लस डी, कैपिटल ए प्लस 2d। अब जब इन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, इन दोनों सीक्वेंसेस को ऐड कर दोगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस का भी जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दैट इज सेम। ठीक है, अगर हमें 3 नंबर्स कंसीडर करने हो एपी के अंदर, है ना, एपी में अगर अपने को 3 नंबर्स कंसीडर करने हो तो इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा कि मिडिल नंबर को अपन ए मान लेंगे, है ना, मिडिल नंबर ध्यान रखना ए मान लेंगे, अगला नंबर हो जाएगा ए प्लस डी, उससे पिछला नंबर हो जाएगा ए माइनस डी। तो इस तरीके से कंसीडर करने में क्या रहता है कि अपनी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया चली जाती है ना। जब भी ऐसा दे रखा हो कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, कभी भी सवाल में गिवन हो सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, सो दिस इज हाउ आई वांट टू कंसीडर 3 नंबर्स इन एन एपी। इफ आई वांट टू कंसीडर 5 नंबर्स इन एन एपी, तो फिर से मिडिल नंबर ए मान लेना, उसका अगला हो जाएगा ए प्लस डी, उसका पिछला हो जाएगा ए माइनस डी, फिर उसका अगला हो गया ए प्लस 2d एंड उसका पिछला नंबर हो जाएगा ए माइनस 2d। ठीक है, तो इस तरीके से अपन 5 नंबर्स कंसीडर कर लिया एपी के अंदर। तो मिडिल नंबर को ध्यान रखें इसमें ना, इसमें मिडिल नंबर को ध्यान रखें कि अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना चाहते हैं एपी में 3, 5 या 7, तो मिडिल नंबर ए होगा, फिर सिमेट्री से देख सकते हैं। ओके, बट अगर हमें 4 नंबर्स कंसीडर करने हो ना, इफ आई वांट टू कंसीडर 4 नंबर्स इन एन एपी, तो मिडिल में अब 2 नंबर्स आ गए, है ना, मिडिल में 2 टर्म्स आएगी, और वो 2 टर्म्स किस तरीके से कंसीडर करनी है वो अपन ऐसे कंसीडर करेंगे। देखो कि मिडिल 2 टर्म्स आर गोइंग टू बी ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ये मिडिल की 2 टर्म्स रहेगी। देखो इन दोनों का सम 2a आ रहा है, डी डी कैंसिल आउट हो रहा है ना। इसके पीछे कंसीडर करने के पीछे यही है कि सम ऑफ जो टर्म्स है वो ए के टर्म्स में आ रही है, इन पांचों का सम ए के टर्म्स में है ना, डी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां पे मिडिल 2 टर्म्स अपन a माइनस डी एंड a प्लस डी ऐसे कंसीडर करेंगे। अब इसकी अगली टर्म कौन से होने वाली है, तो इधर गौर फरमाना कि इसका कॉमन डिफरेंस 2d है, इसका कॉमन डिफरेंस d नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस 2d है। तो अगर इसके अंदर मैं 2d ऐड कर दूंगा तो अगली वाली टर्म आ जाएगी a प्लस 3d, और इसके अंदर से अगर 2d सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अगली टर्म आ जाएगी a माइनस 3d, है ना। तो दिस इज हाउ आई वांट टू कंसीडर 4 टर्म्स इन एन एपी। मिडल 2 याद रखे, ए माइनस डी ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस 2d ऐड किया तो इधर 3d बन जाएगा, पीछे जाना है तो 2d सब्ट्रैक्ट करो। वैसे ही अगर मेरे को 6 नंबर्स कंसीडर करने हैं, है ना, तो यहां पे फिर से मिडल 2 ध्यान रखें कि a माइनस डी एंड a प्लस डी। ओके, है ना, 2d का कॉमन डिफरेंस, तो अगली वाली टर्म हो जाएगी a प्लस 3d, फिर से इसमें 2d ऐड किया तो अगली टर्म हो जाएगी a प्लस 5d। ओके, और वैसे यहां पे 2d सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस 3d, और इसकी पिछली टर्म हो जाएगी a माइनस 5d। तो दिस इज हाउ आई वांट टू कंसीडर 5 टर्म्स इन एन एपी। क्लियर इतनी बात है। ये मौसम ऐसा है कि जिसके अंदर जैकेट पहन लो तो गर्मी लगती है, जैकेट उतार दो तो ठंड लगती है। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। नाउ जीपी के बारे में ध्यान रखे बच्चा लोग कि जीपी के अंदर रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म कांस्टेंट होती है। पता है बच्चे को कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, उसका रेशियो देखोगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो जीपी हमें इस प्रकार से दिखाई देगी, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, और ये nth टर्म होने वाली है। तो nth टर्म ऑफ ए जीपी इज a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखो तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 है ना, इनका जो प्रोडक्ट रहेगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट है, वही थर्ड एंड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर कोई भी मैं जीपी लेता हूं, जीपी मतलब समझ लो कि अगर मैंने जैसे 3 6 है ना, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, सपोज ये मैंने 4 टर्म्स ले लिए जीपी के, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट देखो, चाहे 3 एंड 24 का, वही सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है 6 एंड 12 का, है ना। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो जीपी के अंदर एक कांस्टेंट रेशियो से मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्म्स, है ना। रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी के अंदर ध्यान रखें कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं किसी कांस्टेंट से, एंड ऑफ कोर्स दैट कांस्टेंट हैज टू बी नॉन जीरो, तो अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी में ही देखने को मिलेगी अपने को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं होगा। अगर मैं जीपी की हर टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। बट अगर मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ जीपी।
वो आप कोई भी एग्जांपल लेके कंसीडर कर भी सकते हैं। जैसे एक जीपी ले ली मैंने, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू के, ए इंटू आर इंटू के, ए इंटू आर स्क्वायर इंटू के। अब देखो अभी भी जो रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, वो आर ही आ रहा है। रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इस कांस्टेंट को ऐड करूं हर एक टर्म में, तो अब रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म सेम हो नहीं हो जरूरी नहीं है। ठीक है, एपी के अंदर ऐसा होता है। एपी के अंदर चाहे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज स्टिल एन एपी। रेशियो ऑफ टर्म्स ऑफ टू जीपीज प्रोड्यूसेस अ जीपी, है ना। दो जीपी ले ली मैंने, उनकी हर एक टर्म्स का जो रेशियो होगा वो भी एक जीपी के अंदर होने वाला है ना। टर्म्स ऑफ जीपी रेज टू सम पावर प्रोड्यूसेस अ जीपी। हर एक टर्म को अगर मैं किसी पावर से रेज कर दूं, जैसे ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये जीपी के अंदर है, तो इनकी कोई भी पावर ले लो, हर एक टर्म का क्यूब ले लो, हर एक टर्म की पावर 4 ले लो, अभी रिजल्टिंग सीक्वेंस फिर भी किसमें, जीपी में ही होने वाली है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एपी में फॉलो नहीं करती है ना, एपी के अंदर ये चीज फॉलो नहीं करेगी। अब अगर हमें 3 टर्म्स कंसीडर करनी है जीपी के अंदर, तो फिर से देखो मिडिल टर्म तो ए कंसीडर कर लो, कॉमन रेशियो आर है, तो ए को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगली टर्म मिल जाएगी ए आर, और आर से डिवाइड करोगे तो पिछली टर्म मिल जाएगी ए बाई आर। तो मिडिल टर्म यहां पे फिर से ए, जैसे एपी के अंदर हो रहा था। अगर 5 टर्म्स कंसीडर करनी है, फिर से मिडिल टर्म आप ए कंसीडर कर लो, आर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगली टर्म ए आर से डिवाइड करोगे तो पिछली टर्म ए बाई आर, फिर से आर से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, और आर से डिवाइड किया तो पिछली टर्म ए बाई आर स्क्वायर। दीज आर दी 5 टर्म्स इन ए जीपी। इस तरीके से हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि देखो इन सबका जो प्रोडक्ट है वो आर से इंडिपेंडेंट है ना। द प्रोडक्ट ऑफ दीज 5 टर्म्स ऑफ जीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इसीलिए अपन इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी सवाल में दे रखा हो कि प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो चमकना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से कंसीडर करना सही रहेगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया चली जाएगी इस समय। अगर हमें 4 टर्म्स कंसीडर करनी है तो मिडल 2 टर्म्स को फिर से याद रखें। मिडल 2 टर्म रहेगी ए बाई आर एंड ए आर, दीज आर द मिडल 2 टर्म्स। देखो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर कर रहे थे तो मिडल में एक ही टर्म थी, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं तो मिडल में 2 टर्म्स आने वाली है। और 2 टर्म्स मैंने इस तरीके से कंसीडर करी है कि उनका प्रोडक्ट फिर से देखो इंडिपेंडेंट ऑफ आर आ रहा है। ठीक है, तो ए बाई आर एंड ए आर, अब इसका जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है, ना कि आर। ठीक है, क्योंकि देखो इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके अगली टर्म ए आर मिलेगी, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसकी अगली टर्म हम लोग लिखेंगे ए आर क्यूब, और इसकी पिछली टर्म लिखेंगे अपन लोग ए बाई आर क्यूब। वैसे ही अगर हमें 6 टर्म्स कंसीडर करनी हो तो फिर से मिडल 2 टर्म्स को ध्यान रखा जाए, है ना। मिडल 2 टर्म्स आर गोइंग टू बी ए बाई आर एंड ए आर। नेक्स्ट टर्म आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब, आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो पिछली टर्म मिल गई, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म मिल जाएगी, आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो पिछली टर्म मिल जाएगी। तो इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कितना है इन दोनों का, आर स्क्वायर है। ठीक है, ना कि आर। क्लियर, लेट्स मूव अहेड। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी किस तरीके से डिवाइड कर, है ना, डिराइव करते हैं। डेरिवेशन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार डेरिवेशन है। ठीक है, कि एक जीपी दे रखी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये कितनी टर्म्स लिखी है, ये n टर्म्स लिखी है सर, राइट। इन सब का अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है। मान लिया उसका सम किसके इक्वल है, s के इक्वल है। अब इसका सम निकालने के पीछे स्ट्रेटेजी क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को ना, ये जो इक्वेशन 1 हमारे सामने लिखी है, इस पूरी इक्वेशन को कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करके फिर से हमने इसके नीचे लिख दिया। तो कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया आर इंटू एस, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, देखो ए बन जाएगा ए आर बन जाएगा ए आर स्क्वायर बन गया यहां पे ए आर क्यूब, और ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 बन जाएगा ए इंटू आर की पावर n, है ना। इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो आर की पावर n मिल जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा पार्टी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा s माइनस आर इंटू एस, मतलब s टाइम्स 1 माइनस आर, और राइट हैंड साइड में देखो क्या होने वाला है, ए आर से ए आर कट जाएगा, है ना। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कि अपने पास यहां से a और ये नेगेटिव साइन के साथ माइनस ए इंटू आर की पावर n। ठीक है, तो s टाइम्स 1 माइनस आर इज इक्वल टू a इंटू, है ना, a माइनस
a इंटू आर की पावर n, तो यहां पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला आता है कि a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, है ना। इधर से आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, और इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी तभी वैलिड होगा जब हमारा कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 के बीच में है। अगर हमारा कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है और n इंफिनिटी को जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का अपन लोग सम निकालना चाह रहे हैं, तो अपन देख सकते हैं कि भैया r की पावर n 0 को चला जाएगा, क्योंकि देखो r -1 से 1 के बीच का नंबर, उसकी पावर इंफिनिटी लगाओगे तो वो बहुत ही छोटा नंबर बन जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो अगर ये पार्ट 0 हो गया तो ऊपर क्या बचा, a बच जाएगा बस ऊपर, a इंटू 1 दैट इज a। तो a अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर देखें तो इसको कैसे डील करना होता है कि यहां पे 9 को अपन लोग लिख देंगे 10 माइनस 1, ठीक है। 99 को अपन लोग लिख देंगे 100 माइनस 1, 999 को लिख देंगे अपन 1000 माइनस 1, ओके, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स का, ठीक है, सम हमें निकालना है ना। तो इधर दो सीरीज बन रही है, एक तो 10 100 1000 एंड सो ऑन, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सो ऑन, तो ये भी n टर्म्स है ना। और माइनस -1 ये भी ऐड हो रहा है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 यहां पे n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसको अपन -n लिख सकते हैं, और इसी सीरीज का सम इजीली निकल जाएगा बिकॉज दिस इज अ जीपी, ठीक है। तो ये जीपी है तो इसका सम आ जाएगा a इंटू, ठीक है, दिस इज a की वैल्यू 10, फर्स्ट टर्म इज 10, इंटू 1 माइनस आर की पावर n, इसका कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 10, तो 1 माइनस 10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 10, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया 1 ओके। तो इसी टाइप से हमें इस वाले क्वेश्चन को भी करना है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, तो इसको भी अपन को 999 इस टर्म्स के अंदर कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां पे अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे देखें 7/10 77/100 प्लस 777/1000 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है यहां पे, तो n टर्म्स तक की सीरीज मान लेते हैं इसको, ठीक है, और लास्ट में n की वैल्यू 20 रख देंगे। तो इधर क्या किया मैंने कि 7 को कॉमन लिया, है ना, 7 को कॉमन लेंगे तो यहां पे ये 1/10 और फिर 11/100 और फिर ये 111/1000 एंड सो ऑन, ये वाली सीरीज बन जाएगी बच्चा पार्टी। इसके बाद में आप इसको 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो 9/10 बना, ये 99/100 बन जाएगा, ये 999/1000 बन जाएगा एंड सो ऑन। अब फिर से आप 9 को लिख देंगे 10 माइनस 1, 99 को लिख देंगे 100 माइनस 1, 999 को लिख देंगे 1000 माइनस 1, तो ये बनेगा 7/9 टाइम्स 9/10 को लिखेंगे, है ना, 1 माइनस 1/10, ठीक है। 99/100 को लिखेंगे 1 माइनस 1/100, 999/1000 को लिखेंगे 1 माइनस, है ना, 1/1000 एंड सो ऑन। इस तरीके से सीरीज बन गई। तो ठीक है, तो एक तो देखो 1 का सम हो गया, 20 टर्म्स है तो उसकी वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 7/9 टाइम्स ये 20 माइनस, और जो दूसरी सीरीज बन रही है उसमें से नेगेटिव कॉमन लिया तो 1/10 1/100 1/1000 एंड सो ऑन, तो 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। तो एक देख सकते हैं अपन कि ये क्या है, एक जीपी है। इस जीपी का सम अपन इजीली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका फाइनली प्रकट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक ये सवाल है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन जो कि एक एपी और जीपी का मिक्स्ड है, उसको अपन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे कि a प्लस डी इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप की प्रोग्रेशन को यहां पे देख सकते हैं। एक एपी भी चल रही है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और एक जीपी भी चल रही है, देखो 1r r स्क्वायर r क्यूब। तो जब हम टर्म्स ऑफ एपी को टर्म्स ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, एपी और जीपी का मिश्रण है ये, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस को अपन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस टाइप की सीक्वेंस के साथ कैसे डील करना होता है, कैसे अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, तो देखें यहां पे दो सवाल है। जैसे पहले सवाल को लेते हैं, इसके अंदर सीरीज को माना हमने s के इक्वल, तो s बराबर, ठीक, तो देखो s बराबर 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से सीरीज है। हमें अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है।
अब इसी पूरी सीक्वेंस को ना कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे कॉमन रेशियो अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इंटू एस, और राइट हैंड साइड में 1 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स बन जाएगा। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बन जाएगा, एंड सो ऑन। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा पार्टी, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा s टाइम्स 1 माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में देखो जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 तो एज इट इज उतार दिया हमने, 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो x मिलेगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो x स्क्वायर मिलेगा, 4x क्यूब में से 3x क्यूब सब्ट्रैक्ट हुआ तो x क्यूब मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि प्योर जीपी मिल गई। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच कि सीरीज का सम एस के इक्वल माना, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक प्योर जीपी अपने को मिलती हुई दिखाई दे रही है, एंड दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी इज a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो s टाइम्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो s की वैल्यू सम ऑफ दिस सीरीज इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन भी कर सकता हूं। यहां पे बस फर्क इतना सा है कि दूसरा क्वेश्चन में 2 बार हमें यही काम करना पड़ेगा, है ना, कि सीरीज को माना 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसको x से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो 1 का बन जाएगा x, 3x का बन जाएगा 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का बन जाएगा 6x क्यूब एंड सो ऑन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा s टाइम्स 1 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में 1 को एज इट इज उतारा, 3x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2x मिलेगा, 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स अगेन। ठीक है, तो अभी भी ये एजीपी ही चल रही है ना, यहां पे भी देखो एपी की फील आ रही होगी, अभी ये प्योर जीपी बनी नहीं है। ठीक है, तो फिर से अपन वही सेम काम करने वाले हैं कि दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा s टाइम्स x इंटू 1 माइनस एक्स, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का बन जाएगा x, 2x का बन जाएगा 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का बन जाएगा 3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। और फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो देखो राइट हैंड साइड में तो 1 एज इट इज उतार दिया, 2x में से x गया, x बनेगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बनेगा एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। लेफ्ट हैंड साइड में s को कॉमन ले लो तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन चल रहा है ना। 1 माइनस एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी जिसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं क्या मिल रहा है, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल रहा है अपने को। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस सीरीज का सम हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एजीपी के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे आ जाते हैं। एचपी क्या होता है, बेसिकली एपी का उल्टा, कि एपी की टर्म्स को अगर रेसिप्रोकल कर देते तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, 1 अपॉन ए प्लस डी, 1 अपॉन ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एचपी। एचपी के n टर्म्स का सम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर हमारे सामने 3 टर्म्स है एबीसी जो कि एचपी के अंदर है, तो इसका मतलब हुआ कि 1/a 1/b 1/c उसके जो रेसिप्रोकल होंगे वो एपी में होंगे। तो एचपी के साथ ऐसे ही डील करना है ना, उसके रेसिप्रोकल एपी में होंगे और एचपी को एपी में कन्वर्ट करके अपन डील करते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 टाइम्स द मिडल टर्म इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, या फिर ऐसा बोले कि अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होने वाला है ना, कि 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। तो इधर से अपने पास में वैल्यू आती है बचा लोग, b की वैल्यू आती है 2ac अपॉन a प्लस c। तो अगर abc एचपी में है तो b बराबर 2ac अपॉन a प्लस c। ठीक है, जैसे कि ये सवाल है 3rd 6th एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी हमारे सामने गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को ना एपी में कन्वर्ट कर दो कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग एपी रहेगी वो रहने वाली है 3 5, है ना। देखो 3rd टर्म ऑफ एचपी हमें 1/3 दे रखी है, तो 3rd टर्म ऑफ एपी हो जाएगा 3 के इक्वल। ओके, 3rd 6th टर्म ऑफ एचपी 1/5 दे रखा है, तो 6th टर्म ऑफ एपी हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि इनके जो रेसिप्रोकल है वो एपी के अंदर है ना। और nth टर्म ऑफ
लास्ट टर्म जो है उसको मान लिया nth टर्म ऑफ HP 3/203 दे रखी है, तो nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP इज 203/3। तो अब ये पूरा क्वेश्चन AP के टर्म्स में बन चुका है ना, भूल जाओ इस पूरे सवाल को। अब ये AP का सवाल है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी थर्ड टर्म ये है, सिक्स टर्म ये है, nth टर्म ये है, तो n की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से अपन A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इफ दिस इज द थर्ड टर्म तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि A + 2D = 3। ठीक है, थर्ड टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये मिल गई। सिक्स टर्म हमें लिखेंगे A + 5D विच इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5D - 2D दैट इज 3D, 3D = 2, तो D की वैल्यू यहां पे 2/3 आते हुए दिखाई दे रही है। D की वैल्यू 2/3 किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो A की वैल्यू मिल जाएगी, और A और D की वैल्यू मिल गई तो इस इक्वेशन से nth टर्म अपन लिख सकते हैं कि A + n - 1 इंटू D दैट इज इक्वल टू 203/3। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन HP के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, अगर हमारे सामने n नंबर्स दे रखा है तो उनका अरिथमेटिक मीन मतलब उनका एवरेज जो होगा दैट इज सम ऑफ दोज n नंबर्स डिवाइड बाय n, दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज n नंबर्स। है ना, कि सिंपली नंबर्स को ऐड कर दिया और जितने नंबर्स है उससे डिवाइड कर दिया। कि अगर हमें 10 नंबर्स का एवरेज निकालना है, 10 को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो। वैसे ही अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है n नंबर्स का तो वो इस तरीके से निकलता है कि प्रोडक्ट ऑफ दोज n नंबर्स, कि अगर a1 a2 a3 an है उन सब का प्रोडक्ट निकाला, उसकी पावर हमने रेज कर दी 1/n, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स रेज टू द पावर 1/n। अगर 3 नंबर्स है तो उन तीनों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/3। 5 नंबर है तो उन पांचों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/5। ठीक, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, इसके लिए फॉर्मूला रहता है कि n अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दोज नंबर्स। कुछ नंबर्स दे दिया, उसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो n अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दोज नंबर्स। अगर हार्मोनिक मीन ऑफ मैं 2 नंबर्स निकालना चाहता हूं कि a और b का हार्मोनिक मीन क्या आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज 2 नंबर्स ना। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2ab अपॉन a + b। दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b। ठीक है, नाउ रूट मीन स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, तो जैसा नाम वैसा काम, कि रूट लेना है मीन, मीन मींस एवरेज, और एवरेज भी किसका, स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। तो अगर हमारे सामने n नंबर्स दे रखा है तो उनका रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ, है ना, रूट है तो मतलब अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। तो अगर n नंबर्स है तो उन सब n नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कर दिया डिवाइड बाय n। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है बच्चा पार्टी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये रहता है कि जस्ट सेकेंड, हाँ, कि RMS रूट मीन स्क्वायर is greater than or equal to arithmetic mean and that is greater than or equal to geometric mean that is greater than or equal to harmonic mean। पहला रिजल्ट तो ये है। ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन, रूट मीन स्क्वायर, उससे छोटा कौन, AM, फिर GM, फिर HM। और इक्वालिटी कब आती है, जब सारे नंबर सेम हो जाए। अगर मैंने 10 नंबर दिए, 10 के 10 नंबर सेम दे दिए, कि 10 के 10 नंबर 5 5 5 5 5 है ना, या 10 के नंबर 10 10 10 10 है, तो उन सब का रूट मीन स्क्वायर निकालो या अरिथमेटिक मीन निकालो या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, सबके सब क्या आने वाले हैं, सेम आने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पे आती है कि G स्क्वायर बराबर A इंटू H, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर n पॉजिटिव नंबर्स। n पॉजिटिव नंबर्स के लिए बातें अपन कर रहे हैं, है ना। तो इफ x y z ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस y प्लस z बराबर 1 देन प्रूव दैट x स्क्वायर इंटू वाई जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1/64। ठीक है, तो x प्लस y प्लस z यहां पे 1 दे रखा है। अब इधर मैंने देखा कि मुझे x स्क्वायर चाहिए ना, इधर AM GM इनइक्वालिटी अपन लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो x स्क्वायर चाहिए यहां पे। तो x को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ना, x को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, x/2 प्लस x/2 प्लस y प्लस z। अब इन 4 नंबर्स के ऊपर मैं AM GM इनइक्वालिटी लगाने वाला हूं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज 4 नंबर्स, इन 4 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा सम ऑफ दीज 4 नंबर्स डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 4 नंबर्स।
इनका ज्योमेट्रिक मीन आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 नंबर्स रेज टू द पावर 1/4। तो ये 4 नंबर्स क्या है, x/2 इंटू x/2 इंटू y इंटू z। प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 नंबर्स रेज टू द पावर 1/4। तो अपने पास इधर मिल रहा है राइट हैंड साइड में कि x² yz डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1/4 है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो इसका सम तो 1 है ही, गिवन है ना, इसका सम कितना है, 1 है। ये x प्लस वाई प्लस जेड ही तो बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली 1/4 बन रहा है। अब दोनों साइड रेज टू द पावर 4 कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 1/4 की पावर 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x² yz अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो जो प्रूफ करना था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो फिर हमें प्रूव करना है कि x² प्लस y² प्लस z² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। तो यहां पे अपन मैं यूज करने वाला हूं कि रूट मीन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। तो गिवन है, गिवन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। तो इन 3 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन रहेगा वो रहेगा x प्लस वाई प्लस z/3। दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर्स। और इनका जो रूट मीन स्क्वायर रहेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z² डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये इनका रूट मीन स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दो 1, तो यहां पे 1/3 बन रहा है। स्क्वायरिंग किया तो x² प्लस y² प्लस z²/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर विच इज 1/9। और जो प्रूव करना था वो आ गया, है ना। अब एक और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी रहती है विच इज कॉची स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी बोलती है कि अगर हमारे पास a1 a2 a3 अप टू an कुछ नंबर्स है, b1 b2 b3 अप टू bn कुछ नंबर्स है, आर एनी रियल नंबर्स, देन a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अप टू an bn का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर, ठीक है। कैसे याद करें सर इसको, बहुत सिंपल है। बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट का ही सीन बता रहा है कि अगर मैं तुम्हें एक वेक्टर देता हूं ना, एक वेक्टर मैंने दे दिया वेक्टर a विच इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, है ना। एक वेक्टर मैंने ये दे दिया। दूसरा वेक्टर वेक्टर b मैंने दिया है कि b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। एंड वी नो दैट a डॉट b, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। इक्वल टू कब हो जाता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। बाकी a डॉट b इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। अब a डॉट b क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये बनेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a अपन लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये सेम रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से दिमाग में रखें, जैसे ये सवाल है कि लेट x y z आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट 3x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 12, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। तो यहां पे एक वेक्टर ले लो यार, वेक्टर a हमने ले लिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, है ना। वेक्टर b मैंने ले लिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। फिर से वही बात है कि a डॉट b जो होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 3x, है ना, 3x प्लस 4y प्लस 6z, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया। दैट इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है कि दैट इज इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू यहां पे 12 रख दो, है ना। तो आ गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, इधर से डिवाइड कर दो, ठीक है। कर सकते हो इसके आगे कंप्लीट, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। नाउ मेथड ऑफ डिफरेंस को यूज करके अपन कैसे सवाल करते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ समीशन फॉर्मुलेज बताना चाहूंगा ना। कुछ समीशन फॉर्मुले ध्यान रखना कि समीशन ऑफ r बराबर 1 से लेके n तक विच इज सम ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स। r की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, बेसिकली 1 + 2 + 3 अप टू n तक का समीशन है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समीशन r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 to n विच इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। एंड देन तीसरा फॉर्मूला समीशन r क्यूब, r इज इक्वल टू 1 to n विच इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला आता है n इंटू n + 1/2 का स्क्वायर। ठीक बचा बाटी? एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर समीशन ऑफ कांस्टेंट किया गया है या समीशन ऑफ 1 है, r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n तक, तो इस समीशन के अंदर हर टर्म ही 1 है, मतलब आप 1 को ही ऐड कर रहे हो n बार, सो दैट इज इक्वल टू n ओनली, है ना। एक एक रुपए के n सिक्के दे दिए तो आपके पास n रुपए हो गए, ठीक है। वैसे ही अगर समीशन ऑफ कुछ कांस्टेंट लिख रखा है r इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज इक्वल टू kn, है ना। जो k है उसको बाहर ले सकते हैं, बेसिकली ऐसा समझो कि k को ही ऐड कर रहा है, r की वैल्यू 1 रखे तो भी k ही मिल रहा है, r की वैल्यू 2 रखे तो भी k ही मिल रहा है। यहां पे देखो r की वैल्यू 1 रखने पे 1 मिलेगा, 2 रखने पे 2 मिलेगा, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक का समीशन लिखा है। यहां पे मिल रहा है k + k + k + k + k, तो k को अगर n बार ऐड करेंगे तो अपने पास kn मिलने वाला है। ठीक, ये समीशन फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए। फिर मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं कि जब डिफरेंस एपी में हो या डिफरेंस जीपी में हो तो इस टाइप के सवालों में हमें क्या करना है। देखो एपी में तो क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। अब इस टाइप की सीरीज बनती है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो खुद एक प्रोग्रेशन में है, कि या तो वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। तो इस टाइप के सवालों के साथ हमें किस तरीके से डील करना होता है वो यहां पे समझेंगे। सो इफ kth ऑर्डर डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट देन rth टर्म इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k इन r। ठीक है, जैसे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही कांस्टेंट हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही कांस्टेंट हो, सीरीज इस प्रकार से हो जाए 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर इस प्रकार से सीरीज है, देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 2 चल रहा है 2 2, तो ये तो एपी हो गई ना यार, ये तो सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आप कोई जनरल टर्म लिख रहे हो, rth टर्म लिखोगे तो rth टर्म इज अ लीनियर इन टर्म्स ऑफ r, है ना। कि यहां पे अगर अपन rth टर्म लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे ना कि a + r - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, a की वैल्यू 1 रख देंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 रख देंगे, तो एक लीनियर मिल रही है ना अपने को r के टर्म्स में। ठीक है, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 रखा, तो ये बन रहा है 1 + 2r - 2 विच इज इक्वल टू 2r - 1, दिस इज rth टर्म। तो एक लीनियर हमारे पास प्राप्त हो रही है ना, वी आर गेटिंग अ लीनियर, rth टर्म इज अ लीनियर इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है, कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही कांस्टेंट है। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कि देखो यहां पे 3 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। 7 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है, अब 7 हो गया। 14 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है, अब 10 हो गया। अब आप पैटर्न समझ रहे हो ना कि कॉमन डिफरेंस ही एक एपी में है, इसका जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है वो कांस्टेंट है ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस की 4 और 7 का डिफरेंस देखोगे तो 3 मिल रहा है, 7 और 10 का डिफरेंस देखोगे तो 3 मिल रहा है। तो अगर मैं आपको इसकी अगली टर्म गेस करने को बोलूं तो आप बोल सकते हो ना कि यार 3 के डिफरेंस के बाद में, है ना, तो अगली टर्म का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो 13 रहेगा। तो 24 में 13 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, यहां पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है। तो जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट रहता है देन जनरल टर्म या फिर nth टर्म अपन बोले तो क्वाड्रेटिक रहेगी n के टर्म्स में, या फिर rth टर्म बोले तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी r के टर्म्स में। ये फंडा है ना कि rth टर्म इज ए क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ r, कि ar² + br + c इस टाइप की अपने पास rth टर्म आने वाली है। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो इसका आपको और रोल समझ में आएगा। इफ kth ऑर्डर डिफरेंस आर इन जीपी देन rth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय, अगर kth ऑर्डर डिफरेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो यहां पे हमारे पास, ठीक है, rth टर्म किस तरीके से गिवन होता है कि a इंटू कॉमन रेशियो की पावर r प्लस a, है ना। या फिर nth टर्म लिखो तो nth बराबर, है ना, प्लस b। nth टर्म लिखेंगे तो a इंटू कॉमन रेशियो की पावर n प्लस b, इस तरीके से रहेगा। कॉमन रेशियो जो भी जीपी का रह रहा है। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रटने वाली बातें नहीं है, समझने वाली बातें हैं। ठीक है, तो चलिए अब जैसे हमारे सामने एक सीरीज है ये, है ना, तो 6 13 22 33 दो मेथड हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दो मेथड से मैं आपको इस टाइप के सवालों को सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चा पार्टी यहां पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
तो मेथड वन अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि पहले तो ये ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 और 13 उसके बीच का डिफरेंस 7 है, 13 एंड 22, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस 9 हो गया, 22 एंड 33, ठीक है, तो 6 4 4 5 6 7 7 9, और फिर यहां पे 22 एंड 33 डिफरेंस यहां पे 11 आ रहा है एंड सो ऑन। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जो है वो हमें एक कांस्टेंट देखने को मिल रहा है ना, कि 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2 है, 9 और 11 के बीच का डिफरेंस 2 है एंड सो ऑन। तो मेथड वन तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूं कि मुझे पता है कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो यहां पे जो nth टर्म होने वाली है या rth टर्म होगी वो क्वाड्रेटिक रहेगी r के टर्म्स में, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, इस तरीके से क्वाड्रेटिक रहेगी। अब मुझे यहां पे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू। देखो सम तो मैं निकाल लूंगा, अब डायरेक्ट समीशन फॉर्मूला लगाना है, बस समीशन लगा दिया दोनों साइड। समीशन आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, समीशन आर की वैल्यू पता है, समीशन ऑफ ए कांस्टेंट हमें आता है, बट यहां पे ए बी और सी की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि अगर मैं आर की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो जो फर्स्ट टर्म मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट टर्म हमारे सामने बैठी है वो है 6 के इक्वल। जब आर की वैल्यू 2 रखूंगा मैं तो सेकंड टर्म मिल जाएगी 4a, है ना। अब चमका ना तुमको, क्या बता रहा था मैं, है ना। आर की वैल्यू 2 रखा तो सेकंड टर्म मिल रही है यहां पे 13, और जब मैं आर की वैल्यू 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म आर की जगह पे 3 रखने पे ये बन रहा है 9a प्लस 3b प्लस c, द थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी 33। अब ये 3 इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशन से अपन इजीली एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया, ठीक है, तो 4a माइनस ए 3a बन जाएगा, 2b माइनस बी बन जाएगा, तो 3a प्लस बी बराबर 13 माइनस 6 7 बन रहा है, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो 9a माइनस 4a यहां पे 5a बन जाएगा, 3b माइनस बी ये प्लस b बन गया, 33 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 20 बन जाएगा, ठीक है। यहां पे फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो 5a माइनस 3a, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 2a की वैल्यू 13 आ रही है, a की वैल्यू 13/2 आ गई। a की वैल्यू 13/2 यहां पे रखेंगे तो b की वैल्यू अपने को चमक जाएगी, है ना, कि a की वैल्यू 13/2 रखी तो b की वैल्यू आ गई, ओके। b की वैल्यू मिल जाएगी तो a और b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, c की वैल्यू मिल गई। तो जब a b और c की वैल्यू आ गई तो rth टर्म हमारे पास मिल गई, और सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा समीशन ऑन rth टर्म, r इज इक्वल टू 1 to n। फिर हमें सिंपली समीशन फॉर्मुलाज लगाना है ना, सिंपली अपने को समीशन फॉर्मुला लगाना है कि a टाइम्स समीशन r स्क्वायर, r बराबर 1 से n, तो दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, प्लस b टाइम्स समीशन r, समीशन ऑफ r का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, प्लस कांस्टेंट टर्म को अगर n बार ऐड करेंगे तो वो cn बन जाएगा, दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। यहां पे बस a b और c की वैल्यू रख देना है ना, यहां से निकाल के a b c की वैल्यू रख देना, ये सम ऑफ n टर्म्स आ गए इन टर्म्स ऑफ n। तो दिस इज मेथड 1 ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ये भी अच्छा मेथड है, बट मेथड 2 यहां पे और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेथड 2 आपको फील देगा ना कि ये आया कहां से। अपन ने कैसे बोल दिया कि भैया अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी आर के टर्म्स में, वो बात हमने कैसे बोली है, तो वही चीज मेथड 2 आपको बताएगा इस इक्वेशन में। तो मेथड 2 हम इस तरीके से फॉलो अप करेंगे कि सीरीज को हमने लिख दिया 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 एंड सो ऑन, एंड आखिरी टर्म को मैंने nth टर्म कहा, है ना, या आखिरी टर्म को मैंने rth टर्म कहा, ठीक है, n है ना, tn रख दो या tr रख दो, जो भी। फिर से मैंने इसी सीक्वेंस को फिर से एज इट इज नीचे छाप दिया। अब जब मैं छाप रहा हूं तो एक एक टर्म को राइट में बढ़ा के छापूंगा, है ना। 13 के नीचे मैं 6 को रखूंगा ना, बस लाइन को थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा दिया, तो 6 13 22 एंड सो ऑन, और यहां पे लाइन आगे बढ़ गई, tr यहां पे आ गया। दोनों सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 बन गया, s में से s गया, दैट इज 0। यहां पे सब्ट्रैक्शन ना इनके बीच में चल रहा है ना, इनके बीच में, ठीक है। तो 6 एज इट इज यहां पे आ गया, है ना, 6 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 22 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 9 बन जाएगा। 33 और 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बन जाएगा, एंड सो ऑन, ये सिलसिला यहां तक चलेगा। और ये जो प्लस tr था ये माइनस tr बन के इधर आ गया, है ना, ये जो प्लस tr था ये माइनस tr बन के इधर बैठ चुका है।
तो माइनस टी आर को इस साइड लेके आ जाओ तो आपके पास rth टर्म आएगी। और यहां पे ध्यान ये रखना है कि जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया ना तो ये r माइनस वन टर्म्स है ना, इधर कितनी टर्म्स है, r माइनस वन टर्म्स, ठीक है, क्योंकि देखो 6 से लेके टी आर तक r टर्म्स थी, तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज r माइनस वन टर्म्स। ओके, तो माइनस टी आर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस टी आर इज इक्वल टू 6 प्लस, यहां पे हमारे पास एक एपी दिख रही है, एपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ एपी ऑफ आर माइनस वन टर्म्स। तो आर माइनस वन टर्म्स का अगर सम निकाला जाए तो वो बनता है आर माइनस वन बाई टू इंटू टू ए, टू टाइम्स द फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस आर माइनस टू टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो देखो एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है ना यार आर के टर्म्स में, है ना, आरएथ टर्म अपने को दिखाई देगी, यहां पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा तो आरएथ टर्म यहां पे एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है आर के टर्म्स में, 2 को इधर से कैंसिल आउट कर दो तो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस आर माइनस वन टाइम्स, ये आर माइनस टू में 7 को ऐड करेंगे, है ना, तो 7 में से 2 गया 5, तो ये आर प्लस 5, तो एज वी कैन सी आरएथ टर्म इज ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, आरएथ टर्म इज ए क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ आर। तो वही बात मैंने डायरेक्टली बोल दी थी, डायरेक्ट रिजल्ट है ना, भविष्यवाणी कर दी थी वहां पे। यहां पे देखो मेथड 1 में क्या किया, मैंने डायरेक्ट भविष्यवाणी कर दी कि जो आरएथ टर्म रहेगी वो क्वाड्रेटिक रहेगी आर के टर्म्स में, ठीक है, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, यहां पे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू 1 रखी, फर्स्ट टर्म को इक्वेट कर दिया, आर की वैल्यू 2 रखी, सेकंड टर्म को इक्वेट कर दिया, आर की वैल्यू 3 रखी, थर्ड टर्म को यहां पे इक्वेट कर दिया, तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई इधर से, ठीक है। फिर जैसे ही आर टर्म निकली और अपन ने समीशन फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से अपन मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चंस को डील करते हैं। जैसे ये भी सवाल देखिए तो ये भी इसी टाइप का सवाल है, यहां पे हो क्या रहा है, 3 5 6 7 8 है ना, तो 5 का डिफरेंस है, यहां पे कितना 7 का डिफरेंस हो गया, यहां पे कितना 9 का डिफरेंस हो गया एंड सो ऑन। अब 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस फिर से हमारे सामने कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है तो या तो आप भविष्यवाणी कर दो डायरेक्टली, है ना, मेथड 1 इज भविष्यवाणी मेथड, कि डायरेक्ट मैंने बोला कि भैया हमारा आर टर्म होगा वो एक क्वाड्रेटिक रहेगी आर के टर्म्स में, इस क्वाड्रेटिक में एबीसी की वैल्यू निकाल लो बस। जैसे एबीसी की वैल्यू निकाली, दोनों साइड समीशन फॉर्मूला लगा दो बस, ठीक है, दोनों साइड समीशन फॉर्मूला लगा दो। समीशन आर स्क्वायर फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, समीशन आर का फॉर्मूला पता है, समीशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इसका फॉर्मूला पता है, तो यहां पे समीशन फॉर्मूलाज यूज करके इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं एन टर्म्स का, ठीक है। फिर वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि जीपी के अंदर अकर कर रही हो, है ना, जीपी के अंदर अकर कर रही हो कि 5 और 7 डिफरेंस 2 हो गया, 7 और 13 के बीच का डिफरेंस 6 हो गया, 13 एंड 31 के बीच का डिफरेंस 18 हमें दिखाई दे रहा है, तो एक जीपी दिखाई दे रही है ना, 2 3 6 6 3 18 18 3 है ना, ये 54 आ रहा होगा, देखो जरा, तो नाउ दिस इज अ जीपी। तो इसके अंदर अगर दोनों मेथड से जा सकते हो, या तो भविष्यवाणी वाला मेथड हो गया कि भविष्यवाणी वाला मेथड बोल रहा है कि यहां पे जो आरएथ टर्म रहने वाली है दैट इज ए इंटू, है ना, ए इंटू कॉमन रेशियो की पावर आर, कॉमन रेशियो कितना हो गया यहां पे, कॉमन रेशियो 3 हो गया, 3 की पावर आर प्लस बी, या तो आरएथ टर्म अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए इंटू 3 की पावर आर प्लस बी आर प्लस सी, ठीक है। तो ये तो भविष्यवाणी वाला मेथड हो चुका है। फिर से अपन देखेंगे, आर की वैल्यू 1 रख के 5 से इक्वेट कर दिया, आर की वैल्यू 2 रख के 7 से इक्वेट कर दिया एंड सो ऑन। और अगर अपन दूसरा वाला मेथड यूज करें, ठीक है, मेथड 2, उसके अंदर इस सीरीज के सम को s मान लिया, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस, दोनों मेथड देखो इंपॉर्टेंट है ये, अप टू आरएथ टर्म। फिर से इस सीरीज को एज इट इज लिख दो, बस एक एक टर्म को आगे बढ़ा के, यहां पे इसके नीचे 5, इसके नीचे 7, फिर 13 एंड सो ऑन, और आरएथ टर्म भी आगे खिसक गया भैया, लाइन को आगे खिसकाओ, ठीक है। तो एस में से एस गया, लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गई, राइट हैंड साइड में देखोगे तो 5 को एज इट इज उतार दोगे, प्लस टी आर भी देखो ये अकेला है ना, ओके, ये चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है बच्चा पार्टी। तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, ये बन जाएगा 2, 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, बन जाएगा 6, 31 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, बन जाएगा 18 एंड सो ऑन अप टू कितना, r माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। तो ये एक जीपी बन रही है r माइनस 1 टर्म्स की। इस जीपी का सम अपन लोग इजीली निकाल सकते हैं, माइनस टी आर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो ये बन जाएगा टी आर बराबर 5 प्लस
इस जीपी को अगर अपन देखें तो इस जीपी का सम हो जाएगा, है ना, कितना, a इंटू, ठीक है, a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो यहां पे 3 आ रहा है, 3 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स r माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3। इस तरीके से अपन इस जीपी का सम लिख सकते हैं, जहां पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, a की वैल्यू यहां पे 2 आ गई। तो a इंटू 1 माइनस 3 की पावर r माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3, इस तरीके से अपन ने r टर्म को लिख दिया है, विच इज इक्वल टू व्हाट, देखो डिनोमिनेटर में 2 बन रहा है तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3 की पावर r माइनस 1, है ना, माइनस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 की पावर r माइनस 1 प्लस 4, ये चीज अपने को मिल रही है, दिस इज आर टर्म, राइट, 3 की पावर r माइनस 1 और प्लस 4, दिस इज आर टर्म। तो एक बार हमारे पास rth टर्म आ गई, ठीक है, वही अपन भविष्यवाणी से डायरेक्टली बोल रहे थे ना, भविष्यवाणी अपनी क्या बोलती है कि rth टर्म जो होगी वो होगी a इंटू कॉमन रेशियो जो भी है 3 की पावर r प्लस b, इस तरीके से कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो rth टर्म इस तरीके से लिखेंगे, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस अगर जीपी में है तो दिस इज गोइंग टू बी आर rth टर्म। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में होता है तब हमारी rth टर्म ये होती है a इंटू कॉमन रेशियो की पावर r प्लस बी आर प्लस सी, दिस इज गोइंग टू बी द जनरल टर्म ओवर हियर। तो ये भी कुछ इसी प्रकार से आ रही है बच्चा पार्टी, 3 की पावर r माइनस 1 को अपन 3 की पावर r अपॉन 3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहां पे rth टर्म आ रही है 1/3 टाइम्स 3 की पावर r प्लस 4। तो इसी टाइप से अपने को rth टर्म देखने को मिल रही है, जहां पे a की वैल्यू 1/3 है, b की वैल्यू 4 है। एक बार rth टर्म हमारे सामने दिख गई, उसके बाद में कहानी सिंपल है, उसके बाद में बस समीशन फॉर्मुलेज लगाने हैं अपने को, ठीक है। तो अपने पास rth टर्म आ रही है tr इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 3 की पावर r प्लस 4, दोनों साइड समीशन के फॉर्मुलेज लगा दें, ठीक है, समीशन r इज इक्वल टू 1 से n तक, तो 4 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका तो समीशन 4n के इक्वल आ गया, और यही अपने पास sn हो जाएगा कि sn इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स, यहां पे r की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, r की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 स्क्वायर, r की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 क्यूब, एंड सो ऑन, r की वैल्यू n रखोगे तो 3 की पावर n, और समीशन ऑफ 4 हो जाएगा 4n के इक्वल। जब जनरल टर्म आ गई तो समीशन लगा दिया, सिग्मा लगा दिया, तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स निकल के प्रकट हो जाएगा, ठीक। तो इस सीरीज का सम अपन इजीली निकाल सकते हैं, दिस इज द जीपी, तो 1/3 टाइम्स a इंटू, है ना, 3 इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर प्लस 4n। तो इस तरीके से अपन मेथड ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चन करते हैं कि जब हमारा कॉमन डिफरेंस एपी में हो या जीपी में हो, ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो एपी बन रहा होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है तो जो हमारी rth टर्म होगी वो क्वाड्रेटिक होगी r के टर्म्स में, है ना, और अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एक जीपी में है तो हमारे पास rth टर्म, देखो ये सारी चीजें लिख रखी है मैंने यहां पे, हाँ जी, ठीक है, कि इफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज इन जीपी, है ना, कि 2 4 8 ऐसा बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही जीपी में है, तो जो हमारी rth टर्म होगी वो a इंटू कॉमन रेशियो की पावर r प्लस b इस टाइप की होने वाली है, या फिर ऐसा बोला जाए कि nth टर्म होगी वो a इंटू कॉमन रेशियो की पावर n प्लस b फॉर्मेट में होगी। नहीं तो उस वाले मेथड ऑफ डिफरेंस से एक सवाल कर लो कि सीरीज को लिखो, फिर से सीरीज को लिख दो, एक एक टर्म आगे बढ़ा के दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, वहां से आप rth टर्म निकालो, फिर समीशन सिग्मा नोटेशन अप्लाई कर दो, तो सम ऑफ n टर्म्स निकल के आ जाएगा, ठीक, क्लियर। नाउ स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस के अंदर हमें क्या करना होता है ना कि सबसे पहले तो जनरल टर्म लिख देते हैं, जैसे ये सीरीज है वो है 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1, r की वैल्यू 1 से लेके n तक का हमें फॉर्मूला समीशन निकालना है, ठीक है। देखो r इंटू आर प्लस 1 ऐसा सा बन रहा है ना यार, 1 इंटू 2 2 इंटू 3, r की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 बन जाएगा, r की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 बन जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये सीक्वेंस चलती हुई दिखाई दे रही है, सही बात। तो यहां पे हम लोग क्या ना डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, न्यूमरेटर में डिफरेंस क्रिएट किया जाता है डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का। अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर से मल्टीप्लीकेशन में तो उन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करो, डिनोमिनेटर में अगर 3 नंबर से मल्टीप्लीकेशन में तो सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले नंबर का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करना होता है।
ठीक है, तो यहां पे दो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, r प्लस वन माइनस आर, डिनोमिनेटर में r इंटू आर प्लस वन बन जाएगा, समीशन यहां पे, ठीक है, लगा रहे हैं अपन, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो अब इनको स्प्लिट करोगे ना, तो r प्लस वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन, तो ये 1 बाई आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन, इस तरीके से ये बन चुका है, ठीक है। समीशन r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू n। तो जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बनेगा 1 माइनस वन बाई टू, प्लस r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बनेगा 1 बाई टू माइनस वन बाई थ्री, r की वैल्यू 3 रखोगे तो 1 बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, एंड सो ऑन। और जब r की वैल्यू n रखा तो ये बनेगा 1 बाई n माइनस वन बाई n प्लस वन। तो यहां पे चीजें कैंसिल आउट होते हुए इस तरीके से अपने को दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट टर्म बच गई और आखिरी टर्म बच जाएगा ना, तो इस सीरीज का सम अपने पास आ जाएगा 1 माइनस वन अपॉन n प्लस वन, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर इस टाइप से हो कि देखो सम ऑफ दिस सीरीज 1 अपॉन 4r स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो यहां पे भी देखा जाए तो डिनोमिनेटर में दो नंबर्स है, 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन, इसका प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 टू n। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करेंगे, मतलब यहां पे न्यूमरेटर में मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है, कि 2r प्लस वन माइनस 2r माइनस वन। तो इफेक्टिवली आपने न्यूमरेटर में 2 क्रिएट कर दिया है ना, 2r प्लस वन एंड 2r माइनस वन का डिफरेंस 2 के इक्वल हो गया। तो न्यूमरेटर में आपने 2 क्रिएट किया है, तो डिनोमिनेटर में भी 2 क्रिएट कीजिए, है ना, डेमोक्रेसी, मल्टीप्लाई जिससे किया है डिवाइड भी उससे करो। अब फिर आप इसको स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में, तो ये बन जाएगा 1 बाई टू टाइम्स, ठीक है, या इधर मैं लिख देता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाई टू टाइम्स समीशन ऑफ 2r प्लस वन के नीचे जब ये दो नंबर्स है तो 2r प्लस वन नीचे वाला उड़ गया और यहां पे बचेगा 1 अपॉन 2r माइनस वन, ठीक है, माइनस 2r माइनस वन जब ऊपर बैठा होगा तो नीचे वाला 2r माइनस वन उड़ेगा और बैठा होगा यहां पे माइनस 1 अपॉन 2r प्लस वन, ठीक है। इनके ऊपर समीशन लग रहा है r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू n तक। तो जब r की वैल्यू 1 रखा तो यहां पे क्या बन रहा है, देखो कि 1 बाई टू टाइम्स, ठीक है, 1 बाई टू टाइम्स r की वैल्यू 1 रखने पे ये 1 बाई वन माइनस वन बाई थ्री बनेगा, ठीक है, प्लस r की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव बन जाएगा, r की वैल्यू 3 रखोगे तो 1 बाई फाइव माइनस वन बाई सेवन बन रहा है, एंड सो ऑन। और जब r की वैल्यू n रखोगे तो 1 अपॉन टू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन बन जाएगा। तो फिर से चीजें कैंसिल आउट होते हुए दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सही बात। तो कौन कौन सी टर्म्स बच गई, बाहर देखो मल्टीप्लीकेशन में 1 बाई टू है, भूल मत जाना इसको, और अंदर देखो 1 बच गया माइनस ये आखिरी टर्म बच गई माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। तो ये जब इस तरीके से बरसात होने लग जाए ना, मूसलाधार बारिश होने लग जाए, इस तरीके से समझ जाना सवाल हो गया। जब आपने स्प्लिट कर दिया उसके बाद में चीजें ऐसे कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास सीरीज का सम आ गया विच इज 2n प्लस वन, है ना, तो 2n अपॉन टू टाइम्स 2n प्लस वन, 2 से 2 कैंसिल आउट होके दिस विल बी द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। वहीं पे अगर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए पूछा जाए तो वो भी आप कर सकते हो, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया पूरा, तो 1 बाई टू माइनस वन 1 बाई टू आ जाएगा, दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, क्लियर है। तो बस इसी के साथ हमने आज सारे के सारे टॉपिक टच कर दिए हैं, हर टाइप की सीरीज देख ली है, मेथड ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो देखा है ना, स्प्लिटिंग द मिडल, है ना, स्प्लिटिंग टर्म्स वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। जैसे अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन हुआ है स्प्लिटिंग में, बस एक आखिरी में बता देता हूं कि अगर ऐसा हुआ कि 1 अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस 1 अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव एंड सो ऑन, इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है, तो यहां पे भी हमें यही करना है कि इसको रिप्रेजेंट कर दो समीशन फॉर्मेट में कि 1 अपॉन r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री, फिर जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे छोटा नंबर है उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख दो आप, तो बस, है ना, कि r प्लस थ्री माइनस आर लिख दिया। फिर लिखने के बाद सोचो कि अच्छा न्यूमरेटर में 3 क्रिएट कर दिया मैंने, तो डिवाइड बाय भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, और फिर इसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो जब इसको स्प्लिट किया तो ये 1 बाई थ्री टाइम्स समीशन ऑफ, ठीक है, 1 बाई थ्री टाइम्स समीशन ऑफ क्या बन जाएगा,
जब r+3 न्यूमरेटर में बैठा है तो नीचे वाला r+3 कैंसिल आउट होके डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स बचेगी, 1/r इंटू r+1 इंटू r+2 माइनस, फिर एक पार्ट में यहां पे r बैठा होगा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला r के साथ उड़ जाएगा, ये है ना, भग जाएंगे ये दोनों r, तो डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स बची, r+1, r+1, r+2, r+3। फिर अपन r की वैल्यूज रखना फिर से स्टार्ट कर देंगे, मूसलाधार बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये 1/3 टाइम्स r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 1/3 बाहर ही बैठा है ना, ओके। फिर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 1/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1 है ना, r की वैल्यू 2 रखने पे 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, ये चीजें चलती चली जाएगी। r की वैल्यू n रखोगे तो 1/n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। तो इस तरीके से चीजें कटी, है ना, बारिशें हुई, किसी का यार हंसा और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स, 1/3 बाहर बैठा है, भूल मत जाना इसको, यहां पे ये 1/6 बन रही है ना, फर्स्ट टर्म बच गई और आखिरी टर्म बच गई, और आखिरी टर्म कितनी है, 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, ठीक, हो गया खत्म। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त, है ना, पूरा चैप्टर को हमने कर लिया है रिवाइज, एक एक टॉपिक को हमने कर लिया है टच। अब आपको करने हैं सवाल, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है यार ये चैप्टर, है ना। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि तुमने 1 घंटा यहाँ पे पढ़ लिया, अब तो तुम तुरंत खा बन चुके हो इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है, अभी तुम्हें और बहुत प्रैक्टिस करनी है। बट ये जरूर है कि हमने सारे कॉन्सेप्ट टच जरूर कर दिए हैं, हर एक चीज हमने रिवाइज अच्छे से कर ली है। तो बेसिकली ये रिवीजन सेशन था एंड आई होप इस रिवीजन सेशन ने अपना पर्पस फुलफिल किया होगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन माकड़ साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।